नमस्कार। उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने राजधानी देहरादून के पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के फर्जीवाड़े करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि आरटीआई में कृषि सिंचाई योजना में फर्जीवाड़े के तहत 200 से ज्यादा किसानों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया, जिसमें मृतक किसानों के खातों को दिखाकर रुपए भेजे गए और कृषि मंत्री गणेश जोशी के विधानसभा क्षेत्र मसूरी में खासकर ये फर्जीवाड़ा हुआ। इस बात पर बीजेपी के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि किसानों का जो भुगतान है वो लगभग पूरा हो गया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपना समय याद करना चाहिए, जब उन्होंने बहुत लंबे समय तक किसानों को भुगतान नहीं किया और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसे हमने पूरा किया है। देखिए, किसानों का जो भुगतान है वो लगभग पूरा हो चुका है और कांग्रेस को अपने समय याद करना चाहिए जब उन्होंने बहुत लंबे समय तक किसानों को भुगतान नहीं किया और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस जो लंबित भुगतान था उसको हमने पूरा किया है। वैसे तो किसी प्रकार से कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कहीं पर कुछ देखा जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, तो इसमें जांच होगी और अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। तो वहीं दिनेशपुर पुलिन विश्वास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष व्यापारी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दिन का धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सभी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और अन्य सभी स्टाफ पूर्ण किया जाएगा। गदरपुर विधानसभा के अंतर्गत जितनी भी सरकारी अस्पताल है, पीएचसी है, सीएचसी है, इनमें तमाम खामियां हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, नर्सों की कमी है, सफाई कर्मियों की कमी है, दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। और मुख्य रूप से दिनेशपुर जो अस्पताल है, यहाँ इतनी आबादी है, गरीब जनता है और यहाँ पर इस अस्पताल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने की मांग हम कर रहे हैं। गदरपुर अस्पताल के लिए हम मांग कर रहे हैं वहां सर्जन की नियुक्ति की जाए, ब्लड बैंक की नियुक्ति की। देहरादून, जौनसार, बावर के कई रमणीक और पर्यटन स्थल बॉलीवुड जगत की खास पसंद बन गए हैं। इन दिनों जौनसार के नगव गांव और रामताल गार्डन के चुनानी में आयुषी फिल्म्स के बैनर तले असगार फिल्म की शूटिंग चल रही है। इसमें जौनसार के उभरते हुए कलाकार अभिनव चौहान मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इसमें उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री के दो नए चेहरे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्य घटना पर आधारित ये फिल्म काफी रोमांचक बताई जा रही है। युवा कलाकार अभिनव चौहान कालसी प्रखंड से जुड़े फटेऊ गांव के निवासी हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद संगीत और कला के क्षेत्र में कदम बढ़ाया। वे देहरादून से संगीत की शिक्षा और मुंबई से अभिनय का प्रशिक्षण लेकर बॉलीवुड जगत में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। उन्होंने म्यूजिक वीडियो, वेब सीरीज, नाटक, एल्बम के माध्यम से फिल्म जगत में अपनी जगह बनाई है। चॉकलेटी लुक के चलते उनकी अलग पहचान है। उन्होंने एमटीवी के रियलिटी शो मिस्टर एंड मिसेस बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2, वेब सीरीज पेशावर और दूरदर्शन के धारावाहिक में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा है। इसके अलावा उनकी कई जौनसारी और गढ़वाली एल्बम भी सुपरहिट रही। फिल्म में अभिनेत्री का रोल कर रही मानवी पटेल उड़िया फीचर फिल्म में काम कर चुकी हैं। फिल्म की प्रोड्यूसर सुमन वर्मा, संगीतकार अमित वी कपूर, फिल्म के लाइन प्रोड्यूसर सुमित खरबंदा, गीतकार जितेंद्र पवार, प्रोड्यूसर संजय एन श्रीवास्तव, एसोसिएट डायरेक्टर दीपक रावत, कास्टिंग डायरेक्टर अभिषेक मंडोला और हरीश नेगी के साथ कई कलाकार समेत 70 क्रू मेंबर की टीम जौनसार में फिल्म की शूटिंग कर रही है। फिल्म में पहाड़ी शैली में बने घरों और जौनसारी पहनावे को फिल्माया जा रहा है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के पूर्व नोडल अधिकारी और सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक कलम सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की फिल्म इंडस्ट्री हब के रूप में विशेष पहचान बना रही है। उत्तराखंड में फिल्म इंडस्ट्री के विकास की काफी संभावना है।
इसलिए बॉलीवुड जगत के कई नामी और मशहूर निर्माता निर्देशक फिल्म की शूटिंग के लिए उत्तराखंड की ओर आ रहे हैं। जौनसार के पर्यटन स्थल में चल रही फिल्म की शूटिंग से पहाड़ में पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार, होम स्टे व लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। कलाकारों की टीम माकटी में होम स्टे में रह रही है, जिससे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े स्थानीय लोगों की आमदनी हो रही है। इस दौरान टीम के कलाकार अनिल शर्मा, राकेश गौड़, मदन, संयोगिता ध्यानी, उमेश बडौनी, कुलदीप असवाल, रिया शर्मा, जगमोहन आदि मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय किसान यूनियन ने रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर जल्द से जल्द गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के गढ़वाल मंडल के अध्यक्ष संजय चौधरी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की सरकार नहीं सुन रही, बल्कि अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को लाभ देने का काम किया जा रहा है। किसान भूखे मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। शुगर मिलों को चले 2 महीने हो गए, पर अभी तक गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया गया। तो वहीं किसान रामपाल का कहना है कि भाजपा सरकार झूठ का पुलिंदा है और ईवीएम मशीनों में गड़बड़ कर सरकार अस्तित्व में आती है, पर इस बार सभी किसान मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अब में भी 391 रुपए क्विंटल करने का रेट हो सकता है। हमारी सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी। क्या सरकार इसीलिए हो जो गूंगी बहरी बनी रहा? और अभी एक वादा करा था, जो धरना चला था कि किसानों को मेरे घरों छोड़ेंगे, वो नहीं काम करा। तो कोई काम करना नहीं, 10-10 हजार के चलान यहाँ जो पर्यटन अवधि देते हैं डर रहे आते हैं। हम राजस्थान में जाओ तो कोई गाड़ी कहीं छेड़ दे, और यहाँ उत्तराखंड में बढ़ते देखे गिरे से पड़ा ना मुर्दे पर पड़ा तो यही काम रहेगा बस एक। कुछ तो गन्ना मर गया बाढ़ में 50% बचा, या बेईमान सरकार जो है ना, तो भुआ खोई 2 महीने मिल गन्ना हम रह गया कहाँ हमारे पर 30% गन्ना बची था, 10% हम बीज में चाहेगा, और यह भाग खोल नहीं रही। और कहीं चुनाव लड़ने इन पर पत्थर बजेंगे, हम पत्थर सब रोप को इन्हें दिखाओगे हम क्या हो। किसान बर्बाद कर दिया, मजदूर बर्बाद कर दिया, ना दे रहे उसे बेच कर शराब पी रहे, क्या छोड़ दिया देश में। अब उत्तराखंड के बच्चों को अपने कंधों पर भारी स्कूल के बस्ते का वजन नहीं सताएगा, जिसे लेकर राज्य सरकार जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगी। इस बात को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि स्कूली बच्चों के बस्तों का बोझ कम करने को लेकर राज्य में संचालित विभिन्न बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि नई शिक्षा नीति 2020 और भारत सरकार के दिशा निर्देश के क्रम में राज्य के सभी विद्यालयों में स्कूली बच्चों के बस्तों का बोझ घटकर निर्धारित मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए उत्तराखंड के SCERT के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसका यह है कि कल हमने सभी CBSE बोर्ड की भी बैठक बुलाई थी, अपने उत्तराखंड बोर्ड की बुलाई थी, उर्दू बोर्ड की बुलाई थी, संस्कृत बोर्ड को भी बुलाया था, SC/CISE बोर्ड को भी, सभी बोर्डों को बुलाया था। और अब हम ये कर रहे हैं कि बस्ते का बोझ जो है 6 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होगा उम्र के हिसाब से। जो कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं, एक 10वीं तक लगभग 4 किलो वजन होगा, और उससे नीचे लगभग 2 किलो वजन होगा। तो कुल मिला के जो बच्चों को वस्तुओं का बोझ था, ये कम करने का निर्णय लिया गया है, और बहुत जल्दी उसका आदेश हम निकालने जा रहे हैं। बागेश्वर पुलिस ने 5 किलो चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ NDPS अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। SP अक्षय कोंडे ने पुलिस कार्यालय में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पूरा ऑपरेशन STF और बागेश्वर पुलिस ने इसको अंजाम दिया है। युवक चमोली और बागेश्वर के दूरस्थ क्षेत्र से चरस इकट्ठा करके ला रहा था। युवक लालकुआं नैनीताल का रहने वाला है और खुद को फार्मासिस्ट बता रहा था। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ में जुट गई है। इस दौरान
एसपी ने 5 किलो चरस पकड़ने वाली टीम को 10,000 इनाम की घोषणा की है। पकड़ी गई चरस की कीमत करीब 6 लाख बताई जा रही है। जो हमारा ड्रग्स फ्री देवबनी 2025 तक का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है, उसके तहत बागेश्वर पुलिस और एसटीएफ द्वारा बैजनाथ थाना क्षेत्रांतर्गत ये कामयाबी मिली। लगभग 5 किलो 300 ग्राम, जिसकी मार्केट वैल्यू हमारे प्रदेश में 5 से 6 लाख के बीच में है, और अगर बाकी प्रदेशों में 20 लाख तक इसकी मार्केट वैल्यू वो मिली है। ये लालकुआं स्थित एक नशे के व्यापार में संलिप्त व्यक्ति के द्वारा के पास से ये रिकवर हुई है। उक्त व्यक्ति बहुत महीनों से नशे के पदार्थों में डीलिंग करता था, इसलिए एसटीएफ कंटिन्यूअसली उसके पीछे थी। और पुलिस ने लोगों से रात के समय अपने अपने घरों को अकेला नहीं छोड़ने की अपील की है। दरअसल ठंड के मौसम में रात को चोरी की वारदात होने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने शहर वासियों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। जो लोग घरों पर ताला लगाकर कई दिनों के लिए घर से बाहर जाते हैं, उनसे पुलिस ने कहा कि वे अपने घर की डिटेल पुलिस को देकर जाएं, जिससे कि पुलिस रात को उन घरों की निगरानी भी रख सके। क्षेत्र में जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं, वह भी पुलिस के संपर्क में रहे। अपने क्षेत्र में दिखाई देने वाले संदिग्धों की जानकारी तत्काल पुलिस को देकर जागरूक नागरिक की भूमिका निभाएं। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि पुलिस के द्वारा दिए जाने वाले टिप्स लोगों की सुविधा के लिए हैं। लोगों को जागरूकता क्राइम पर ब्रेक लगा सकती है। कोतवाल ने बताया कि इस संबंध में जल्द ही शहर में मुनादी भी कराई जाएगी। हरिद्वार पुलिस और साइबर टीम ने अलग अलग जगहों से खोए हुए 315 मोबाइल बरामद किए हैं। गढ़वाल के आईजी केएस नंग्याल ने हरिद्वार पहुंचकर लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल वापस लौटाए। इस दौरान उन्होंने बताया कि 55 लाख रुपए की कीमत के 315 मोबाइल बरामद किए गए हैं और कुल मिलाकर अभी तक 1310 मोबाइल बरामद करके लोगों को वापस लौटाए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। गढ़वाल के आईजी केएस नंग्याल की तरफ से मोबाइल बरामद करने वाली टीम के लिए इनाम की घोषणा भी की गई है। वहीं खोए हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और लोगों ने उत्तराखंड पुलिस की कार्यशैली की जमकर सराहना भी की। एक प्रक्रिया है हमारे हरिद्वार पुलिस के द्वारा, साइबर टीम के द्वारा ये रिकवरी की गई है और साथ ही पुलिस थानों के द्वारा भी रिकवरी की गई है। इसमें आज टोटल 315 मोबाइल फोन जो लगभग 55 लाख की कीमत का है, वो अभी बंटवारा किया गया है। देख रहे हैं बहुत सबके चेहरे पर प्रसन्नता है और इस तरह से 1310 पूरे अभी तक में मोबाइल बरामद करके लोगों को बांटा जा चुका है, जो जिसकी कीमत टोटल जो 2 करोड़ के आसपास है। तो ये हरिद्वार पुलिस को मैं बधाई देता हूं कि इतना अच्छा काम किया और लोगों के चेहरे पर एक प्रसन्नता, खुशी लाने का काम किया है। निसंदेह मोबाइल ऐसी चीज है, यदि खो जाती है तो बड़ा दुख होता है। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा खुशी है। कोतवाली में बिक्री थी और उत्तराखंड पेट पे बिक्री थी सर मैंने। आज मुझे बहुत खुशी है मिलने के, मैं उसका आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से। सर ने मुझे फोन किया मैंने कि सर पुलिस अपने अपने वालों का ढूंढती है, हमारा नहीं ढूंढती। तो सर का फोन आया मेरे पास, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। उन्होंने मेरे से बात भी की अच्छे तरीके से और मुझे आज 2 बार फोन भी किया फोन के लिए। मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जीजा जी का फोन था तो उनके मोबाइल जो है जेब बस में चढ़ते टाइम उससे निकाल लिया गया था। ये बात है 26 नवंबर 2022 की। उसके दौरान मैंने इसकी रिपोर्ट कराई चौकी में और चौकी से फिर एसओजी, फिर साइबर सेल हरिद्वार में भी, और विवेक सर के माध्यम से आज मेरे को आज 5 जनवरी 2024 आज पुलिस के माध्यम से मेरा ये मोबाइल जो है मेरे जीजा जी का मोबाइल मेरे को आज मिल गया है। तो वहीं सोशल मीडिया पर विराट कोहली और उनकी बेटी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले आरोपी सानिध्य भट्ट द्वारा सोशल मीडिया पर विराट कोहली और उनकी बेटी पर अश्लील टिप्पणी की गई थी, जिस पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा और नई दिल्ली की कमिश्नर फॉर वुमेन की लीगल काउंसलर अनन्या सिंह ने ईमेल के जरिए शिकायत की थी। मामला जांच में आया तो देहरादून के रायपुर का ही निकला। इस बात को लेकर सीओ रायपुर
अभिनय चौधरी ने कहा कि आरोपी पर आईपीसी, पॉक्सो और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी में है। ये हमारे पास एक राष्ट्रीय महिला आयोग से एक लेटर आया था, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी फेसबुक आईडी बना के और विराट कोहली और उसकी बेटी के ऊपर कुछ टिप्पणी की गई थी। तो उसकी हमने जांच करी। जांच करके ये पाया गया कि ये आईडी जो है, जो सानिध्य भट्ट सन ऑफ गिरीश भट्ट, जो शहजादा रोड रायपुर के रहने वाले हैं, उनके मोबाइल के द्वारा ये कंटेंट अपलोड किया गया था। तो इसमें जांच करते हुए पुलिस की तरफ से इसमें मुकदमा लिखा गया, जो आईटी एक्ट, पॉक्सो और आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत हुआ। उसके बाद में प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये लड़का फर्जी आईडी बनाकर और जो है महिलाओं के ऊपर, विकलांगों के ऊपर और एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर और इस तरह के जो कंटेंट है वो पहले से अपलोड करता रहता था। और क्योंकि आईडियां फर्जी थी तो उनकी अभी जांच चल रही है और इसमें जो अगर ये दोषी पाया जाता है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उस टाइम इस मोबाइल में खुली थी और ये मोबाइल की लोकेशन इससे घर की थी। तो वहीं उत्तरकाशी के निर्माणाधीन टनल में फंसे सुरक्षित बाहर निकले एक मजदूर के दिल में जन्मजात छेद भी था। ऋषिकेश एम्स में स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान ये जानकारी सामने आने के बाद डॉक्टरों ने मजदूर का सफल ऑपरेशन कर दिया। एम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर मीनू सिंह ने बताया कि सिलक्यारा की निर्माणाधीन टनल में एक मजदूर ऐसा भी था जिसे पता ही नहीं था कि उसके दिल में जन्मजात छेद है। 24 साल का यह श्रमिक उत्तराखंड के चंपावत जिले का रहने वाला है। श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच के दौरान एम्स के डॉक्टरों को ये बात पता लगी। फिलहाल शुक्रवार को उसे एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। पुष्कर, जो एक 21 साल का जो श्रमिक सिलक्यारा टनल में तब फंस गया था, लेकिन बाद में बड़े अच्छे से निकल आया। उसका जब चेकअप किया गया था एम्स ऋषिकेश में, तो ऐसा पता चला कि उसको एक कंजेनिटल, जो जन्म से ही होती है, एक हार्ट डिजीज है, जो कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट उसको था और जिसका उसको ज़्यादा पता भी नहीं था। लेकिन क्योंकि उस सब टेस्ट में इकोकार्डियोग्राफी वगैरह में कंफर्म हुआ था और इस उत्तरकाशी टनल में काम करता था, तो टनल कोलैप्स होने की वजह से हमें रेस्क्यू किया गया और उसके बाद यहाँ हमारे को ट्रीटमेंट के लिए लाया था। सरप्राइजली डॉक्टर ने बताया कि आपके दिल में छेद है बचपन से, और उसके बाद अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है और मेरे दिल में जो छेद था उसे बंद किया गया है। मेरे डॉक्टर थे डॉक्टर अंशुमन दरबारी सर। तो मैं एम्स की टीम का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मेरे को नगर में नमो दंगल समिति का 2 दिवसीय विराट कुश्ती दंगल का आयोजन। दंगल का विधिवत शुभारंभ केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट ने किया। कुश्ती में पहुंचे नेपाल के पहलवान लक्की थापा ने पहले दिन के महामुकाबले में धमाल मचाते हुए पंजाब और उत्तर प्रदेश के पहलवानों को धूल चटाई। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलवान ने भी अपनी छाप छोड़ी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि इस प्रकार के प्राचीन खेल निरंतर होते रहने चाहिए, इससे युवा पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से कुश्ती के लिए तैयार होने का आह्वान भी किया। अच्छा है, कुश्ती देखने के लिए लोगों में कितना क्रेज है। इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, भाई और हमारे जवान तथा हमारे बच्चे और कुश्ती लड़ते समय उत्साहवर्धन करने में किस तरह से ताली पीट के आप उत्साहवर्धन कर रहे थे। जानते नहीं है कौन है, क्या नाम है, बस वैसे ही देखकर, फुर्ती देखकर हमारे कुश्ती लड़ने वालों का हौसला अफजाई हमारे बच्चे भी कर रहे थे। बच्चों को इनसे सीखना चाहिए, युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए। आज जगह जगह नशाखोरी हो रही है, नशे ने हमको खोखला कर दिया है। जो गेम्स खेलते हैं वो नशे से दूर रहते हैं। कई जगहों पर स्मैक की तस्करी यहाँ पर हो रही है। देश में भी कई नेटवर्क चल रहे हैं, सरकारों ने उसमें बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है। अभी अभी इस जिले में 1 किलो नशा पकड़ा गया है। ये पहली बार इतिहास में आया है कि इसमें इतनी बड़ी मात्रा में पकड़ी गई है। काशीपुर में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। हजारों की संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने नगर कीर्तन में भाग लिया। इस अवसर पर सिख समुदाय के लोग झांकियां बनाकर चल रहे थे।
यह नगर कीर्तन किला मोहल्ला से होते हुए श्री ननकाना साहिब गुरुद्वारे में जाकर संपन्न हुआ। इस अवसर पर जगह जगह प्रसाद के स्टॉल लगाए गए और सिख समुदाय सड़कों पर झाड़ू लगाते चल रहे थे। पुलिस ने नगर कीर्तन को लेकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए वन वे रोड की व्यवस्था की। सिख समुदाय के लोगों ने नगर कीर्तन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जन्म दिहाड़ा है वो बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आप देख रहे हैं काशीपुर में ये नगर कीर्तन है, बहुत ही विशाल नगर कीर्तन निकला है, जो कि बड़ा गुरुद्वारा ननकाना साहिब से होते हुए और मेन चौराहे पर आते हुए फिर दोबारा रामनगर रोड से होते हुए पीएम हाउस वाली गली से होते हुए फिर दोबारा ननकाना साहिब गुरुद्वारे में पहुंचेगा। जैसे कि आप इसे देख रहे होंगे कि जगह जगह जो हमारे व्यापारी भाई हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्होंने स्टॉल लगाए हैं जो खाने के, और उसके बाद आप देख रहे होंगे जो हजारों की संख्या है। उसके बाद खास करके जो सफाई अभियान है जो हमारे सिखों द्वारा जो लगाया गया है और पंजाबी भाइयों द्वारा, आप देख रहे हैं कि सारा कूड़ा जो है वो उसको भी छांट रहे हैं। गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब से स्टार्ट होके शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ चिमचराया सरकारी अस्पताल होते हुए वापस गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब पहुंच गए। क्या क्या प्रोग्राम थे इसमें? गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब से स्टार्ट होके जो है गुरु के जत्थे और रागी जत्थे और कीर्तनीय और स्कूलों के बच्चे जिन्होंने अलग अलग चीजों में प्रतिभाग किया है, उसके साथ जो है गत्ता टीमें हैं अलग अलग कुछ स्कूलों की हैं। नगर कीर्तन को हजारों की संख्या में अलग अलग वर्गों से आकर देखते हैं। विगत वर्ष में हमें पता था कि नगर कीर्तन का क्या है और अभी किस तरह के ट्रैफिक डायवर्जन आवश्यकता पड़ेगी, जिससे सकुशल नगर कीर्तन भी संपन्न हो और जो लोग काशीपुर के निवासी हैं या जो बाहर से आ रहे हैं, जिनको रामनगर अन्य जगहों में जाना है, उनको किस तरीके से दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसी के क्रम में हमने ये दो तरीके से जब हमारे कीर्तन गुरुद्वारे से निकला है। फिलहाल वीडियो में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।